इस क्लास 9 का टॉपिक नंबर 2 है चैप्टर 3 का एंजाइम्स। ठीक है, आज हमने पढ़ना है कि एंजाइम्स क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, उनके बारे में क्या क्या कहा जाता है। तो पढ़ते हैं। कैटलिस्ट से मुराद वो शेय है जो कीमियाई तौर पर अपनी हालत में तब्दीली लाए बगैर किसी केमिकल रिएक्शन को तब्दील या इसकी रफ्तार में इजाफा कर दे। रियल लाइफ एग्जाम्पल से बताते हैं कि क्या होता क्या कैटलिस्ट। यहाँ पे तो हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि वो शेय जो अपनी हालत तब्दील नहीं करती केमिकली और रिएक्शन को या तो तब्दील कर देगी या उसकी रफ्तार में इजाफा कर देगी, यानी उसे तेज़ कर देगी। रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन की मिसाल के तौर पर हम एक केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं। हमने दो एटम्स लिए हैं, एक हमने लिया नाइट्रोजन जिसे कहते हैं N2 और एक हमने लिया हाइड्रोजन जिसे हम कहते हैं H2। नाइट्रोजन लिया है हमने N2 और हाइड्रोजन लिया है H2। याद रखना, नाइट्रोजन का मतलब होता है N2, ठीक है। इसका सिंबल होता है, नाइट्रोजन का सिंबल होता है N2 और हाइड्रोजन का सिंबल होता है H2, ठीक है, आपने याद रखना है। अब हमने नाइट्रोजन तो लिया है, हाइड्रोजन के हमने कितने मॉलिक्यूल ले लिए हैं, 3। ये मैं आपको कैटलिस्ट समझाने जा रही हूँ कि कैटलिस्ट होता क्या है। केमिकल रिएक्शन में होता है ना, तो उसके लिए पहले केमिकल रिएक्शन देखते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, दो सब्सटेंस लो, एक लिया नाइट्रोजन N2 और एक लिया हाइड्रोजन H2। और हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स ले लिए, 3, इसलिए H2 के साथ लिख दिया 3। क्योंकि हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल हैं उसके साथ लिखा 3। उन दोनों को हमने ऐड किया आपस में। ये लेबोरेटरी में हो रहा है रियल में, ठीक है, आपको लिख के बता रही हूँ, लेकिन इसका मतलब यही है केमिकल रिएक्शन का कि ये सच में करना है। नाइट्रोजन लेनी है, हाइड्रोजन लेनी है, वो आपने देख लिया हाइड्रोजन कैसे होते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर लें। उनको मिक्स करना है। हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल लेने हैं, 3 और नाइट्रोजन का 1, इसलिए 1 लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। उनको मिलाया हमने, हमारे पास आंसर आ गया 2NH3। अब वो कैसे है मैं आपको बताती हूँ। नाइट्रोजन के साथ क्या था, वैलेंसी 2। ये जो साइड पे छोटा वर्ड होता है ना, इसे हम कहते हैं वैलेंसी। आपने याद रखना है, क्लास में टीचर पूछे कोई पूछे, ये जो इसके साथ छोटा सा वर्ड होता है ना, केमिकल रिएक्शन आपके बहुत आने हैं साइंस में, पहले समझ लें तो अच्छा है। इसे कहते हैं वैलेंसी, ठीक है, जो भी छोटा छोटा वर्ड होता है। दोनों की वैलेंसी, इसके साथ भी 2 थी, इसके साथ भी 2 थी, तो वो हमने साइड पे लिख दी वैलेंसी 2। उसके बाद नाइट्रोजन से लिया N, हाइड्रोजन से लिया H, 2NH आ गया। अब जितने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के थे ना, वो यहाँ साइड पे लिख दिए, ठीक है, 3। वो यहाँ की बजाय ये वाला 3 जो है वो साइड पे आ जाता है और जो वैलेंसी होती है वो बड़ी होके आ जाती है। अब आप देखिए यहाँ पे आपको पता चलेगा कि रिएक्शन ठीक है कि नहीं। उसका तरीका ये आपने यहाँ देखना है, 3 यहाँ लिखा हुआ है 2, आपने 3 2 6, तो आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है 6, ठीक है। इसके साथ कुछ नहीं है तो इसके साथ क्या होगा, 1, तो यहाँ करें 1 2 2, तो इसका आंसर आ रहा है 2। यहाँ तक आपको समझ आई है। आपने एक मॉलिक्यूल लिया जिसका नाम था नाइट्रोजन, उसे लिखा N2। फिर आपने एक और मॉलिक्यूल लिया जिसका नाम था हाइड्रोजन, उसे लिखा H2। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ले लिए 3, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल ले लिया 1, उन्हें टेस्ट ट्यूब में प्लस किया यानी कि ऐड किया। आपके पास आंसर आ गया 2NH3, यानी कि जो दोनों की वैलेंसियाँ थी वो आपने साइड पे लिख दी 2, और जो दोनों की ये वाली फॉर्म है ना 3, वो यहाँ पे लिख दी, और जो ये वाला है 1, वो चाहें तो यहाँ पे लिख दें, ना लिखें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। अब आपके पास मज़े की बात यह है, 1 2 2 और 3 2 6, यहाँ आंसर आ रहा है 2 और 6। अब अगर यहाँ चेक करें, 2 1 यहाँ क्या आंसर आ गया 2, 2 3 यहाँ क्या आंसर आ गया 6। दोनों के आंसर सेम है, 2 और 6, 2 और 6। इसका मतलब है कि आपका केमिकल रिएक्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। ये होता है केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इसको समझ लें। ज़्यादा 2 से 4 दफ़ा जो है मिसालें देखेंगे आपको खुद ही केमिकल रिएक्शन करना आ जाएगा। लेकिन इसके ऊपर गौर करने वाली बात यह है, मैंने लिखा हुआ है Fe, छोटा सा आयरन, मतलब कि ये रिएक्शन हो रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, मिल रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन रहा है। तो ये जो बन रहा है, अच्छा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को इकट्ठा किया, मेरे पास बन गया NH3। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, जब ये इकट्ठा हो गया ना, ये बन गया अमोनिया, ठीक है। आपने याद रखना है, जब ये इकट्ठा हो गया ये बन गया अमोनिया। NH3 इकट्ठा होकर क्या बन जाता है, अमोनिया। अलग हो तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बन जाता है। अब ये सारा कुछ समझ आ रहा है, लेकिन इसके दरमियान मैंने ऊपर लिखा हुआ है Fe। ये क्या चक्कर है, ये क्यों, Fe कहते हैं आयरन को, याद रखना है, Fe कहते हैं आयरन को, ठीक है।
तो ये मैंने ठीक है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने मिलके अमोनिया बना दिया। अमोनिया की समझ आती है कि उसमें N ही होता है और H3 ही होता है। ठीक है, आंसर भी सही है, रिएक्शन भी ठीक है, वैलेंसी क्या बचल गया। लेकिन यहाँ Fe आयरन क्यों लिखा हुआ है? आयरन वो कैटलिस्ट है जो मैंने बीच में डालना है। जब मैंने टेस्ट ट्यूब ली ना, समझेंगे मेरे पास टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इस तरह की होती है, लैब में जाके देखना, किसी दिन अगर लेके जाएँ, ये टेस्ट ट्यूब होती है, इसके अंदर समझे N पड़ा हुआ है नाइट्रोजन, इसके अंदर पड़ा हुआ है H, इन दोनों को मैंने आपस में मिक्स कर दिया है, ये वाला इधर, ये वाला इधर, मेरे पास बन के क्या आ जाएगा, NH3 अमोनिया। ठीक है, अब मेरे पास ये बन के आ गया, लेकिन मैंने इसके अंदर ना एक्स्ट्रा आयरन भी डालना है। नाइट्रोजन डाला है, हाइड्रोजन डाला है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन निकलना है, अमोनिया निकलना है। आयरन ने क्या करना है? आयरन ने कुछ भी नहीं करना, आयरन ने सिर्फ इसकी मदद करनी है रिएक्शन की होने में, या उसने इसको तेज़ कर देना है, इसकी वजह से जल्दी हो जाएगा, वैसे मिक्स नहीं हो रहा होगा, या उसने इसको रिएक्शन को हेल्प करनी है। ठीक है, लेकिन जब ये बन गया अमोनिया, तो इसमें से हम आयरन को वापस निकाल के अपने पास रख लेंगे, Fe को। तो आयरन के बीच में कोई काम ही नहीं था, सिर्फ उसको इसलिए डाला कि रिएक्शन तेज़ हो सके। वो चीज़ जो कि किसी रिएक्शन में हम इस्तेमाल करें, ठीक है, वो चीज़ जो किसी रिएक्शन में, जैसे कि ये आयरन इस रिएक्शन में हम इस्तेमाल करें और उसको ऐसे ही वापस निकाल लें, उसकी हालत भी ना तब्दील हुई हो, उसकी कीमियाई हालत तब्दील हुई है, केमिकली वो Fe था, अभी भी Fe रहा है, तो उसने करना क्या है, सिर्फ रिएक्शन की रफ्तार में इजाफा करना है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कैटालिस्ट। अब हर बच्चे को कैटालिस्ट की समझ आ गई होगी। कैटालिस्ट होता क्या है? वो शय, जैसे कि इस रिएक्शन में आयरन, जिसको हम किसी रिएक्शन में डालें तो वो केमिकली अपनी हालत तब्दील ना करे, अपनी हालत तब्दील किए बगैर जैसे डाला था वैसे ही निकाल लें, उस रिएक्शन की रफ्तार को तेज़ कर दे या उसको होने में मदद करे, उससे हम कह देते हैं कैटालिस्ट। तो यहाँ पे इस जो मैंने ये आपको इक्वेशन करवाई है, इसमें कैटलिस्ट क्या था, Fe। तो जब भी जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, उसके अंदर जो इस तरह एरो के ऊपर छोटा सा वर्ड लिखा होता है, उसे हम कहते हैं कि ये है कैटलिस्ट। अब आपने कैटलिस्ट की समझ आ गई होगी। तो एंजाइम्स बायोकेमिकल तामलात में बतौर कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं। अब बायोकेमिकल तामलात क्या होते हैं? इंसान के जिस्म के अंदर होने वाले मामलात को कहते हैं बायोकेमिकल तामलात। ठीक है ना, कुछ तो जो हम लेबोरेटरी में कर रहे हैं वो है, ठीक है, हर कोई दवाइयाँ बनाने के लिए लेबोरेटरी में बहुत सारे तामलात हो रहे हैं, लेकिन जो इंसान के जिस्म के अंदर हो रहे हैं ना, उन्हें हम कहते हैं बायोकेमिकल तामलात। उनमें कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं। कौन से कैटलिस्ट के तौर पर, यानी कि वो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, बस उस काम को तेज़ कर देते हैं और खुद वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, उनकी हालत तब्दील नहीं होती, उन्हें हम कहते हैं एंजाइम्स। इंसानी जिस्म के अंदर जो कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहे हैं हर रिएक्शन के लिए, उसे हम कह रहे हैं एंजाइम्स। हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, हमारे मुंह के अंदर खाना जा रहा है, वो हज़म हो रहा है, ठीक है, तो ये एक बायोकेमिकल तामला आता है हमारे जिस्म का। हमारा खाना खाना और उसका हज़म होना बायोकेमिकल तामला आता है। हमारा गले के अंदर हमारे खाने का हज़म होना और बाहर आना, हर चीज़ हमारे जिस्म के अंदर सांस लेना बायोकेमिकल तामला आता है। अब उसके अंदर ना एंजाइम्स कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, जैसे है ना, उन्होंने बदलना नहीं, उनकी केमिकल हालत वही रहनी है। अगर वो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ही रहेगा, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ही रहेगी, सिर्फ वो क्या करेंगे, हज़म करने में मदद करेंगे, सांस लेने में मदद करेंगे, यानी कि बायोकेमिकल तामलात में मदद करेंगे। और अपनी नेचर में प्रोटीन होते हैं, होते वो प्रोटीन है। कहते हैं ना, प्रोटीन खाओ बॉडी बनेगी। बॉडी तो आपकी प्रोटीन ने नहीं बनानी, सिर्फ बॉडी बनने में हेल्प करनी है और ख़ुद प्रोटीन ने प्रोटीन ही रहना है, पूरी बॉडी बन भी जाएगी। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? एंजाइम्स मुख्तलिफ कैटाबोलिक और एनाबोलिक रिएक्शंस को तेज़ करते हैं। अब हमारे जिस्म के अंदर ना दो तरह के बायोकेमिकल तामलात हो रहे थे, आपने याद रखना है। एक का नाम है कैटाबोलिक, एक का नाम है एनाबोलिक। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कैटाबोलिक और एनाबोलिक। कैटाबोलिक क्या है, एनाबोलिक क्या, आगे बताऊंगी आपको। अभी आपने याद रखना है कि कितने तरह के बायोकेमिकल तामलात होते हैं जिस्म में, दो। कौन कौन से, कैटाबोलिक और एनाबोलिक। एंजाइम्स नहायत कलील मिकदार में दरकार होते हैं। कलील मिकदार यानी बहुत ही कम मिकदार। एंजाइम्स क्या
यानी कि प्रोटीन, ठीक है, जो कि कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होती हैं इंसान के जिस्म में होने वाले कामों में। वो बहुत कम मिकदार में चाहिए, बहुत थोड़े से चाहिए होते हैं। ये अपने अमल में मखसूस होते हैं, यानी कि इन्होंने जो काम करना है ना सिर्फ वही काम करना, उसके अलावा इन्होंने किसी काम को नहीं छेड़ना। अगर एक एंजाइम है, उसने हज़म करवाने में मदद करना है, उसने खाना हज़म करवाने में मदद करनी है, उसने सांस लेने से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना। और अगर कोई एंजाइम्स है, उसने हमें सांस लेने में मदद करनी है, वो कैटलिस्ट है सांस लेने का, तो उसने सिर्फ सांस लेने में मदद करनी है, उसने हज़म करने से ताल्लुक़ नहीं रखना। इसका मतलब है कि वो अपने अमल में मखसूस है, जो काम कर रहे हैं बस वही काम कर रहे हैं। मिसाल है अमाइलेज, एक एंजाइम है जो कि हमारे जिस्म में जिसका नाम है अमाइलेज, वो स्टोर्च पर अमल कर सकता है। जो हम चीनी खाते हैं ना उस पर अमल करता है कौन सा एंजाइम? अमाइलेज। ये प्रोटीन और फैट्स के लिए इस्तेमाल नहीं होता। अब अमाइलेज का काम अगर स्टोर्च के साथ है ना, तो उसने प्रोटीन और फैट्स अगर जिसम बढ़ गए हैं, कम हो गया, उसका कोई लेना देना नहीं, उससे नहीं देखना, उससे सिर्फ स्टोर्च पे ही अमल करना है। वो अशिया जिन पर कोई एंजाइम अमल करता है सबस्ट्रेट कहलाती हैं। किसी भी एंजाइम का मखसूस होना उसकी मखसूस शक्ल की बदौलत है। अच्छा, एंजाइम्स मखसूस क्यों होते हैं? ये अमाइलेज जो है वो स्टोर्च पे ही क्यों काम कर रहा है? इनकी शक्ल पे होता है। अमाइलेज की शक्ल जो है ना वो स्टोर्च के साथ मैच करती है, तो उसने स्टोर्च के लिए काम करना है। जो प्रोटीन है उसका एंजाइम अलग है उसकी शक्ल का, जो फैट्स है उसका एंजाइम अलग है उसकी शक्ल का। तो यही लिखा हुआ है किसी भी एंजाइम्स का मखसूस होना उसकी मखसूस शक्ल की बदौलत है। अब एक नई डेफिनेशन यहाँ आ गई है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में आना ही आना है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ से बता दिया था कि कैटलिस्ट है, यहाँ से यहाँ तक निशान लगा लें, बुक के ऊपर याद कर लें। दूसरा मैंने आपको बता दिया था कैटाबोलिक और एनाबोलिक रिएक्शंस हैं, इनकी तारीफें दोनों की अलग-अलग याद कर लेना, लाजमी पेपर में आएंगी। हालांकि यहाँ नहीं लिखी फिर भी आएंगी कि कैटाबोलिक रिएक्शन क्या होते हैं, एनाबोलिक क्या होते हैं, मैं आपको वीडियो के बाद बताऊँगी। उसके बाद है सबस्ट्रेट। अच्छा, एंजाइम है अमल कर रहा है किसी चीज़ के ऊपर, तो कर रहा है ना, किसी चीज़ यानी रिएक्शन कहीं किसी चीज़ के ऊपर अमल कर रहा है, जिस चीज़ के ऊपर एंजाइम अमल करे उसे सबस्ट्रेट कहते हैं। छोटी सी बात है, माइंड में रखनी है, टीचर पूछेंगे क्लास में, पेपर में आएगा सबस्ट्रेट क्या है जिसके ऊपर एंजाइम अमल कर रहा है, सबस्ट्रेट क्या है जिसके ऊपर एंजाइम अमल कर रहा है। ये बात आपने कमेंट में बार बार लिखनी है, सबस्ट्रेट जिस पर एंजाइम अमल कर रहा है, ताकि आपको याद हो जाए। उसके बाद है कुछ एंजाइम्स को कैटाबॉलिक प्रोसेस की अदायगी के लिए बाद दूसरे कंपाउंड्स की ज़रूरत होती है। कुछ एंजाइम्स को वो कह रहे हैं दो तरह के, अभी बताया ना, दो तरह के प्रोसेस होते हैं बायोकेमिकल तामलात, इंसान के अंदर होने वाले तामलात में दो प्रोसेस होते हैं, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। उसमें से जो कैटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं ना उनकी अदायगी के लिए बाज़ दूसरे कंपाउंड्स की ज़रूरत होती है। दूसरे का मतलब मैंने आपको बताया था ना कि एंजाइम मखसूस होते हैं, जिस काम के लिए हैं वही काम करेंगे, उसके अलावा नहीं करेंगे। जैसे कि अमाइलेज का काम स्टोर्च है ना, तो वो स्टोर्च पे ही अमल करेगा, वो प्रोटीन और फैट को देखेगा ही नहीं। लेकिन अगर कैटाबॉलिक प्रोसेस है ना तो हो सकता है उसे दूसरे कंपाउंड्स की भी ज़रूरत पड़ जाए। अब वो साथ अपनी मदद के लिए एक और कंपाउंड लेके आएगा। देखें, अब अगर इंसान के जिस्म के अंदर एक रिएक्शन हो रहा है, उसने सांस लेना है, सांस लेने के लिए आपके पास एक एंजाइम है, ठीक है, उसका काम क्या है कि आपको सांस लेने में मदद करना, लेकिन वो अकेला नहीं कर पा रहा, वो थक गया है, तो वो क्या करेगा, साथ एक और कंपाउंड ले आएगा। हर दफ़ा नहीं, कब लेके आएगा, अपनी मदद के लिए, सांस लेने के लिए मदद करनी है एंजाइम ने, और एंजाइम थक गया, वो अकेला, वो भी अपनी मदद के लिए आगे से उठा लाया है एक कंपाउंड को। लेकिन कब, अगर रिएक्शन कैटाबोलिक है। एनाबोलिक होगा तो नहीं लेके आएगा, कैटाबोलिक होगा तो ले आएगा। अब कैटाबोलिक एनाबोलिक क्या है ये मैं आपको बताऊंगी एक शॉर्ट में, ठीक है, यूट्यूब शॉर्ट में आप देख लेना, मेरे चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा। लेकिन उन्हें क्या कहते हैं, अब वो जो अपने साथ हेल्प के लिए कंपाउंड उठा के लाया ना, उसे हम कहते हैं कोएंजाइम। और कोएंजाइम नॉन प्रोटीन होते हैं। जो एंजाइम है ना वो हमेशा प्रोटीन होगा, आपने याद रखना है, हो वो जो सा मर्जी अमाइलेज हो, स्टोर्स पे काम करे, कुछ भी हो, लेकिन होगा वो प्रोटीन। लेकिन अपनी मदद के लिए वो जो कंपाउंड लेके आएगा उसे हम कह देंगे कोएंजाइम। एंजाइम अपनी मदद के लिए एक कंपाउंड ले आया, उसे हमने कह देना है कोएंजाइम। जैसे एक टीचर अगर क्लास में अकेली है, बच्चे की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वो एक और टीचर ले आए, हम कहते हैं ना ये मेरी कोलीग है, को टीचर है, तो इस तरह एंजाइम अपने साथ कोई कंपाउंड लेके आया तो इसका कोएंजाइम हो जाएगा। लेकिन जो भी कोएंजाइम होगा वो हमेशा नॉन प्रोटीन होगा, ठीक है, नॉन प्रोटीन। एंजाइम हमेशा नॉन प्रोटीन होगा, एंजाइम प्रोटीन होगा और कोएंजाइम नॉन प्रोटीन होगा। इस इतने से पैराग्राफ के अंदर आपको मैंने बहुत सारी बातें भी समझा दी हैं, 4 शॉर्ट क्वेश्चन बता दिए हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक निशान लगा लें, कैटलिस्ट।
दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आपका कैटाबोलिक एनाबोलिक रिएक्शन में फ़र्क बताएं। ये जवाब यहाँ पे नहीं लिखा हुआ इस पैराग्राफ में, लेकिन सवाल यहाँ पे है, जवाब है आपको यूट्यूब शॉर्ट में गो और हेल्पिंग हैंड पे देख लें। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, पहला शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब भी यहाँ से यहाँ तक सवाल भी बता दिया है। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है आपका सबस्ट्रेट क्या होता है जिस पर एंजाइम अमल करे, वो शय जिस पर एंजाइम अमल करे सबस्ट्रेट कहलाता है। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपने कमेंट में बार बार बताना है। और चौथा शॉर्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से लेके यहाँ तक जिसका सवाल है कि को एंजाइम क्या होते हैं। तो आपने बताना है कि एंजाइम अगर कैटाबॉलिक प्रोसेस है तो बाज़ दूसरे कंपाउंड की ज़रूरत होती है, उसे ले आएँ तो वो को एंजाइम कहलाता है। और को एंजाइम हमेशा नॉन प्रोटीन मादे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप क्या चाहते हैं मैं आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ाऊँ कमेंट सेक्शन में लिखें। और जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ पढ़ें। जल्दी से 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दें ताकि हम लाइव स्टडी कर सकें। सब्सक्राइब द गो और हेल्पिंग हैंड।